नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 गणित का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का, इसके अलावा एनसीईआरटी का सिलेबस है तो अदर बोर्ड में भी ये चलता है। तो बच्चों, जो नया सिलेबस आया है 2024 के लिए रिड्यूस सिलेबस, जिसमें से आपको 30% कम किया गया है सिलेबस, उसी के अनुसार मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और डेली शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो आप जुड़ जाइए अधिक से अधिक संख्या में, और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपके वास्तविक संख्या है। बेटा, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्नावली आपके 4 नंबर की आती है, मतलब 4 अंक के 3 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। एक सवाल 2 नंबर का होगा और 2 सवाल 1-1 नंबर के होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आएगी। और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखो, संख्याएं आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो वास्तव में है। जैसे मेरे पास ये 2 पेन है, तो पेनों की संख्या कितनी है? 2। और एक होती है अवास्तविक संख्या, जिसे हम काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, तो जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। जो संख्या वास्तव में नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो बच्चों, वास्तविक जो संख्या है वो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि वास्तविक संख्या में 2 प्रकार की संख्या आती है। एक संख्या तो है परिमेय संख्या, ठीक है, और एक संख्या है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, जैसे 2/7, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसे आप p बटा q के रूप में लिख दो, परिमेय संख्या कहलाएगी। जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आता है तो फिर वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली, इसमें से भी आपके सिलेबस को कम किया गया है, तो आपको वो ध्यान पूर्वक समझनी है। इसका बेसिक आपको अच्छी तरह से समझना है। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो प्रश्नावली के सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आएगी और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले आती है आपके प्राकृत संख्याएं। अब आप सभी इससे परिचित होंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? गिनती वाली जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सारी की सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मतलब जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। और बेटा, सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब मतलब यहां पर मैं कहूं क्या 3 परिमेय संख्या है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ, 3 परिमेय संख्या है। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में बताया, यहाँ तो 3 p बटा q के रूप में नहीं है। तो आप 3 के बटे में क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। 1 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और देखो, ये बन गया p बटा q के रूप में। p का मान 3 और q का मान 1 हो गया, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है।
दूसरी जो संख्याएं होती है वो होती है आपके पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं मतलब प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर ले, मतलब जिनकी शुरुआत जीरो से हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सारी की सारी अनंत तक जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे लास्ट तक चलेंगे ना तो वो क्या कहलाएगी, आपके पूर्ण संख्या कहलाएगी। और सभी पूर्ण संख्याओं को भी आप क्या कह सकते हो, परिमेय संख्या कह सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि जीरो कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के बटे में क्या लगाया जा सकता है, एक लगाया जा सकता है। और एक का भाग जीरो में दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो देखो p बटा q के रूप में हो गया, इसलिए जीरो को भी आप क्या कह सकते हो, परिमेय संख्या कह सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और, सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। देखो सारी की सारी जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि देखो जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगली जो संख्या है वो है आपके पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अब देखो पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस वाली संख्या भी शामिल कर ले तो वो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। देखो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 आगे तक, ठीक है। और इसमें देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ऐसे डॉट 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 आगे तक, यानी कि सभी पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर आप जो माइनस वाली संख्या है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गई। अब देखो पूर्णांक संख्या के बाद और भी संख्याओं की बात करें हम। अब देखो ये पूर्णांक संख्या है ना, दो प्रकार की होती है। जो माइनस वाली है उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जो प्लस वाली है बेटा उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और देखो ये जीरो है ना तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, ठीक है। अगली संख्या है आपके बाज्य संख्या, बाज्य संख्या। देखो संख्याओं का ज्ञान आपको आवश्यक है, तभी यह प्रश्नावली आपको समझ में आएगी और आगे भी ये संख्या आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब देखो बाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, या यूं कह दो कि ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, बाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4। अब देखो 4 में 4 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, मतलब स्वयं का भी भाग जा रहा है, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है। 4 के बाद 6, देखो 6 में 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। 6 के बाद आती है 8, 8 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है। उसके बाद आती है 9, 9 में 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई। ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। और सभी भाज्य संख्याओं को आप क्या कह सकते हो, परिमेय संख्या कह सकते हो। अगली जो संख्या है बेटा वो है आपके अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं का ही भाग जाए, या फिर ऐसी संख्या जिसके स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 ऐसे और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। देखो यहाँ 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, क्या 2 के गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है, क्या 3 के गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 5 के गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाए वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। और सभी अभाज्य संख्याओं को भी आप क्या कह सकते हो, परिमेय संख्या कह सकते हो। इसके बाद आती है बच्चों आपके सम संख्या, सम संख्या। देखो सभी जानते हो सम संख्या के बारे में, जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाएगा, क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। और देखो एक और चीज बता दूं मैं, भाज्य और अभाज्य संख्या में एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है और न ही
अभाज्य होती है, एक भाज्य भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती है। अगली आती है बेटा विषम संख्या। विषम संख्या, अब देखो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी ऐसे आगे तक चलेगी। तो ये जो विषम संख्याएं हैं ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? अगली जो संख्या है वो है आपके सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनका एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए 8 और 9, क्या इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या, इन दोनों में किसी संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 9 और 11 ले लो। अब देखो दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। और सभी सहअभाज्य संख्याओं को भी क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, एक संख्या और है, वो है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, अब देखो अशांत आवर्ती, अशांत का मतलब होता है जब हम भाग दें तो उसमें भाग पूरी बार नहीं जाए, मतलब वो कभी समाप्त नहीं हो, वो तो हो गए अशांत। और आवर्ती का मतलब होता है किसी एक नंबर की आवृत्ति हो रही हो, 1 नंबर की या 2 नंबर की आवृत्ति हो रही हो, तो उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। जैसे उदाहरण के लिए 0.3333 ऐसे डॉट 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 आगे चलता रहेगा। अब देखो ये डॉट 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 का मतलब कभी समाप्त नहीं होगी, ये क्या हो गई? अशांत। और आवर्ती का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो ये जो अशांत आवृत्ति होती है ना, ये भी कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों ये जो सारी की सारी संख्याएं मैंने आपको बताई, ये कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो समझ में आ गया? ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q बराबर क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और मैंने जो सारी की सारी संख्याएं बताए आपको, ये सारी की सारी कौन सी संख्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपके परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखो अपरिमेय की बात करते हैं। कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझे। सबसे पहले तो ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा √2, क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा? पूरा नहीं निकलेगा तो सही, लेकिन पूरा निकलना चाहिए, पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और जिसका पूरा वर्गमूल निकल गया, जैसे √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे √9, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3, तो जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा वो तो परिमेय है, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √3, √5, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? दूसरी देखो पाई, पाई भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है। मैं 22/7 की बात नहीं कर रहा हूं, 22/7 की बात नहीं हो रही है। 22/7 आता है तो परिमेय है, लेकिन अगर पाई आता है तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई का मान होता है 3.14 ऐसे बहुत आगे तक चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है, और अशांत अनावृत्ति होता है। इसलिए जो पाई है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई के बाद आता है आपके अनंत। अनंत इनफाइनाइट, अनंत भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखो अनंत कब आता है? जैसे मैंने 1 में किसका भाग दिया? 0 का, तो 0 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा, मतलब भाग जाएगा ही नहीं, 0 का भाग देते रहो। तो मैंने क्या कहा था? अगर बटे में 0 आ गया तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय। और बटे में 0 नहीं आया तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अनंत भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद एक और बेटा, वो है आपके अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, देखो अशांत का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगी, और अनावृत्ति का मतलब होता है अंकों की आवृत्ति नहीं हो। जैसे यहाँ पर तो अशांत तो है जो कभी समाप्त नहीं हो रही,
लेकिन आवर्ती है, आवर्ती का मतलब अंकों की रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, लेकिन यहां पर आवर्ती नहीं होगी। जैसे 0.32573114 ऐसे डॉट 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 आगे तक। क्या यहां पर अंकों की आवर्ती हो रही है? नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? अशांत अनावृत्ति कहलाती हैं। तो बच्चों ये दुनिया में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो अपरिमेय होती है, बाकी सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उतारो। अब देखो इसके बाद हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है लसप और मसप। लसप मतलब लघुत्तम समाप वर्तक, और मसप मतलब महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, या फिर लसप को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मसप को कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लसप और मसप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बोर्ड परीक्षा में आपके 100% पूछा जाता है। अब जैसे लसप और मसप में एक संबंध होता है, अगर 2 संख्याओं का लसप और मसप से पूछा है तो उसमें एक संबंध होता है। क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। 2 संख्याओं का लसप और मसप में दे रखा हो तो उनमें यह संबंध होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब जैसे कोई 2 संख्याएं हैं, जैसे आपको दे दिया 10 और 14, इसका आपको ज्ञात करना है LCM और HCF। तो इसको हम ज्ञात करेंगे बच्चों यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक विधि और थी आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, जो इस बार इस सिलेबस से हटा दी गई है, तो वो हमें नहीं पढ़नी है, आपको केवल अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़नी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहला काम क्या करना है? आपको इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बताओ 10 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, कितनी बार? 5 बार। अब 5 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो ये 10 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम 14 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब यहां लिख लो, बताओ 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5, ठीक है, और 14 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 7। अब देखो दोनों का HCF और LCM निकालना है। पहले मैं निकाल रहा हूं HCF, ठीक है। बेटा HCF ऐसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। बताओ ऐसा गुणनखंड जो दोनों में है, क्या है? 2 है, दोनों में है, तो मतलब HCF कितना हो गया? 2 हो गया। दोनों का 10 और 14 का HCF कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी बार क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। अब इसी का निकालना है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM में क्या करना है? जो संख्या उभयनिष्ठ है वो लो, मतलब 2 उभयनिष्ठ है, 2 ले लिए। अब ऐसी संख्या भी लेनी है जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं हो। बताओ दोनों में उभयनिष्ठ 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो आपको 5 भी लेना है और 7 भी लेना है, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। HCM में तो केवल वही संख्या लो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, और LCM में उभयनिष्ठ वाली लेनी है 1 और सारी संख्या लेनी है बाकी। गुणा करो, 2 पंजे 10, 10 को 7 से करेंगे, 10 7 कितना हो गया? 70। तो बताओ HCF तो कितना आ गया? 2, LCM कितना आ गया? 70। अब आप इसकी जांच कर सकते हो कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। इसके लिए आपको यह सूत्र लगाना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब देखो पहली संख्या 10 है इंटू दूसरी संख्या 14 है बराबर LCM कितना आया भाई? 70 आया, इंटू HCF कितना आया? 2 आया। अब इन दोनों को गुणा करो, दोनों साइड आपके बराबर आनी चाहिए। देखो 14 को 10 से गुणा किया 140, 70 को 2 से गुणा किया तब भी 140। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम 2 संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? HCF और LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब बेटा 3 संख्याओं का HCF और LCM भी है आपके। जैसे 3 संख्या आ गई, 10 आ गया, 12 आ गया और आपके 14 आ गया, ठीक है। इन तीनों का क्या ज्ञात करना है? आपको HCF और LCM ज्ञात करना है।
इसके लिए वही चीज, तीनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो 6 के गुणनखंड करो, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। 12 के करो, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ठीक है। 14 के अभाज्य गुणनखंड करो, 14 में 2 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार, लिख लिया। अब यहां लिखो गुणनखंडों को। 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 × 3, और 12 के गुणनखंड क्या हुए बताओ, 2 तो 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2, और 3 1 बार है तो ये 3। अब 14 के गुणनखंड करो, 14 के हो गए 2 × 7, ठीक है, यहां लिख लिए। अब लिखने के बाद पहले ज्ञात करेंगे एचसीएफ और फिर ज्ञात करेंगे एलसीएम। पहले ज्ञात करो एचसीएफ, बताओ एचसीएफ में ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। बताओ दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तीनों में, सॉरी तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, 2 आ रहा है तीनों में, तो हमें 2 लेना है। और बेटा अगर ऐसे घात आ जाए तो एचसीएफ में आपको घात लेनी है छोटी, घात क्या लेनी है, छोटी। देखो 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 ही है तो हम 2 की घात 1 ही लेंगे, बाकी कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, तीनों का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब 2 इन तीनों को पूरी बार विभाजित करेगा और 2 बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या करे, विभाजित करे। अब अगला हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम में ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में कॉमन हो। बताओ तीनों में क्या कॉमन है, 2, और एलसीएम में आपको घात लेनी है बड़ी वाली। बताओ यहाँ बड़ी घात कितनी है, 2 इंटू, अब वो संख्या भी लेनी है जो उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब 3 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा और फिर 7 भी आएगा। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से। अब देखो 36 को, देखो यहां पर 2 बार है ना 3, तो 1 ही लो आप, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन है तो 1 और 7 लेना है, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, 12 सताम 84, ठीक है। तो बताओ ये आपके क्या आ गया, ये आपके आ गया बेटा LCM। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, HCF और LCM ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। उतारिए। और एक और है आपके, इसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो वो जब हम प्रश्नावली आएगी तब आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज में जो बेसिक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी कल से साइंस की जो क्लास है वो भी रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो क्लास है डेली रात 8 बजे से चलेगी लाइव। तो आप जुड़िए और भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपको 100% बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे और हमें सपोर्ट जरूर करोगे। थैंक यू।